रात को मैं गहरी नींद में थी कि मुझे कुछ महसूस हुआ कि कोई मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। मैं आंखें खोलकर देखी तो मेरे बेड के पास मेरी बड़ी बहन खड़ी थी। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गई। पहले दिमाग में ख्याल यही आया कि जीजू को कुछ हो तो नहीं गया कि वह इस वक्त मुझे जगाने आई है। और जैसे ही उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो फ़ौरन मुंह पर हाथ रखकर मुझे चुप रहने का इशारा करने लगी। मुझे हैरत हुई कि रात के इस वक्त मुझे जगाने भी आई है और मुझे ऐसे खामोश रहने को क्यों कह रही है। और फिर कुछ दिन पहले सुनी हुई खबर की तरफ ध्यान किया तो मुझे लगा शायद घर में कोई घुस आया है, इसीलिए वह ऐसा कर रही है। और जब मैंने इशारों से पूछा कि क्या बात है, तो उसने जो बात मुझे कही वह मुझे परेशान करने को काफ़ी थी। मेरी बहन चाहती थी कि मैं उसके कमरे में जाकर उसके पति के साथ बैठकर उसकी जगह सो जाऊं। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों चाहती हो और मैं उसके पति के साथ कैसे सो सकती हूं, लेकिन विनती करने लगी कि मैं 1 घंटे के लिए वहां रुक जाऊं और जब वह वापस आएगी तो फिर मैं वहां से आ जाऊंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मुझे खतरा था कि जीजा को पता चल जाएगा तो एक दिन वह हम दोनों बहनों को घर से निकाल देंगे और किसी मर्द के साथ उसकी बीवी की जगह मैं कैसे सो सकती थी। लेकिन मेरी बहन मेरी मिन्नत कर रही थी और उसके मुझ पर बहुत एहसान थे, इसीलिए मैं चुपचाप उसकी बात मान गई और उसके कमरे में जाकर बैठकर कोने पर सो गई। और फिर कुछ देर पहले मेरी बहन दोबारा आई और मुझे जगाया और अपने कमरे में जाने को कहा। मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरा दिमाग अपनी बहन की हरकत पर था कि उस रात को उसने मुझे क्यों भेजा और ख़ुद कहाँ थी। सुबह जब नाश्ते के लिए उठी तो जीजू घर पर थे और उनके किसी अंदाजे से महसूस नहीं होता था कि उन्हें कुछ मालूम है। मुझे शिद्दत से इंतज़ार था कि जीजू घर से जाए तो मैं बहन से पूछूं कि ये सब क्या है। जीजू के जाने के बाद जब मैंने अपनी बहन से सवाल किया कि ये सिलसिला क्या है, तुम रात को कहाँ गई थी, तो मेरे सवाल पर रोने लग गई और उसने कहा कि मैं तो रात को अपने दोस्त के साथ अस्पताल थी। मुझे उसकी बात ने हैरान किया कि अगर किसी दोस्त के साथ अस्पताल गई थी तो ये तो अच्छी बात थी और जीजू को बताकर भी जा सकती थी। और यही बात मैंने अपनी बहन से कही तो कहने लगी कि मेरे एक दोस्त को तुम्हारे जीजा उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि वह लड़की अकेली रहती है और उसकी शादी भी नहीं हुई है। सबको लगता है ये जो लड़कियां अकेली रहती हैं वह बदकिरदार होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये तो रिवायती मर्दों की तरह इसे बदकिरदार समझते थे। मैंने जब पूछा कि उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ है कि उस रात को अस्पताल जाना पड़ा, तो मेरी बहन ने उस बात को टाल दिया और मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। रात को तुमने मुझे बचा लिया। मैं भी इस बात को भूल गई कि चलो एक अच्छा काम ही किया था। लेकिन कुछ दिन गुजरे थे तो फिर ऐसे ही रात को मेरी बहन मुझे जगाने आ गई और उसने मुझे फिर अपने कमरे में जाकर सोने को कहा। मैंने पूछा कि फिर उस दोस्त के साथ जा रही हो? उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने बहुत पूछा कि किस अस्पताल जा रही हो, क्यों जा रही हो, ताकि मुझे मालूम हो जाए, लेकिन मेरी बहन ने मुझे कुछ न बताया। मुझे अपने कमरे में भेजकर घर से निकल गई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ गलत हो रहा हो, क्योंकि मेरी बहन कुछ गलत कर रही थी। रात को अस्पताल जाने की क्या बात बनती है। मेरी तकरीबन 4 घंटे बाद आई और वह 4 घंटे मैंने जैसे सूली पर हटक कर गुजारे थे। जब भी जीजू करवट लेते थे मुझे लगता कि अब मेरा राज खुल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने दिल में मुकम्मल तौर पर सोच लिया कि अब मैं अपनी बहन की बात कभी नहीं मानूंगी और अगर ऐसा कुछ हुआ तो जीजू को सारी बात सच बता दूंगी, क्योंकि उन्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए। बहन ने मेरे हर सवाल को टाल दिया और ऐसे ही चलता रहा। तकरीबन 1 हफ्ते बाद फिर से मेरी बहन मेरे कमरे में मौजूद थी और आज रात फिर मैं उसके कमरे में जाकर सो जाऊं और मैंने सख्ती से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि ये धमकी भी दे दी कि मैं जीजू को सब बता दूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुमने सब कुछ बताया तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगी, यहाँ नहीं रखूँगी, क्योंकि तुम्हें यहाँ कोई रहने भी नहीं देगा। मेरी ज़िंदगी का सवाल था, इसीलिए मैं न चाहते हुए भी जाकर उसके बिस्तर पर सो गई। मेरा दिमाग सोचों की जंग से जकड़ा हुआ था। ठीक है, अगर ये बात खुल गई तो बात मुझ पर भी आएगी।
मुझे क्या करना चाहिए? अपने जीजू को बता देना चाहिए या फिर खामोशी से इंतज़ार करना चाहिए? मैं लेटी छत की तरफ देखते हुए यही सोच रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे जीजू ने मेरी तरफ करवट ली। मैंने झट से आंखें बंद कर ली ताकि उन्हें महसूस ना हो कि मैं जाग रही हूँ, और करवट लेकर उनकी तरफ पीट कर ली। लेकिन शायद उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि मैं उनकी बीवी नहीं बल्कि साली हूँ। इसीलिए उन्होंने अपनी बीवी से और मुझे अपने ही तरीके से बदला लिया था। मेरा नाम दीपिका है। हम दो ही बहनें थीं और हमारा ताल्लुक़ एक छोटे से गांव से है। मुझसे बड़ी बहन प्रिया की शादी एक शहर में हो गई थी और वह अपने पति के साथ शहर में ही रहती थी। मैंने जब मैट्रिक पूरा किया तो करीब के कॉलेज में दाखिला होने के लिए फॉर्म जमा कर दिया, क्योंकि हमारे गांव की लड़कियां वहीं जाती थीं। लेकिन मेरी बहन ने जिद की कि वह मुझे बड़े शहर में दाखिला करवाएगी। अब खुद ही मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ले गई और अपने शहर के कॉलेज में जमा करवा दिया। और जब मेरा दाखिला हो गया तो उसने खुद ही फीस दी और कहा कि मेरे घर के पास ही है और तुम मेरे पास ही रहोगी। इसीलिए मेरी बहन ने अपने पति और पापा को कैसे राज़ी किया मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं तो खुश थी कि मुझे बड़े शहर में ही बड़े कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल रहा है। अब गांव छोड़कर शहर में आ गई। मुझे यहाँ आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन हर कदम पर मेरी बहन मेरा साथ देती थी। जिस तरह का फैशन होता था उसी तरह के कपड़े लेकर देती थी, अच्छा बैग देती, खर्चा देती। ऐसे ही सारे काम मेरी बहन कर देती थी और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उसके बहुत से एहसान मुझ पर हो गए थे। और वैसे भी वह मेरी बड़ी बहन थी तो मैं उसकी हर बात माना करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था जब पहली दफ़ा कॉलेज में छुट्टियां हुई और मैं बहुत खुश थी कि वापस अपने गांव जाऊंगी और अपने दोस्तों से मिलूंगी। लेकिन मेरी बहन ने मुझे ज़्यादा दिन गांव में रहने नहीं दिया। तुम शहर में ही रहो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जाने उसकी ज़ुबान में क्या था कि पापा भी हमेशा उसका साथ देते थे। मुझे लगता था कि वह मेरा ख्याल रखती है, इसीलिए इतनी परवाह करती है, क्योंकि खुद उसने छोटे कस्बे के कॉलेज से पढ़ा था और शायद वह चाहती थी कि उसकी बहन अच्छी पढ़े और गांव में सबसे आगे हो। लेकिन मेरी बहन के दिमाग में क्या चल रहा है ये मुझे मालूम नहीं था। मेरी छुट्टियां भी कुछ बाकी थीं और मैं गांव से वापस आ गई थी। मेरे जीजू भी मुझे घर का एक हिस्सा समझने लगे थे, इसीलिए उन्हें भी मेरी आदत होती जा रही थी। इसीलिए वह भी मेरे वापस आने से बहुत खुश हैं। और जिस दिन मैं गांव से वापस आई उसी दिन थकान की वजह से मैं जल्दी सो गई थी। जब आधी रात को मेरी बहन मेरे कमरे में आई और उसने चुपके से मुझसे अपने कमरे में जाकर सोने को कहा और मेरे सवाल करने पर कहा कि मेरे दोस्त को अस्पताल जाना है, उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। तुम्हारे जीजू उसको पसंद नहीं करते, तुम जाकर सो जाओगी तो उन्हें मालूम नहीं होगा। मैं इस चीज़ से बेफिक्र हो गई, उस पर ज़्यादा नहीं सोचा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि एक दफ़ा उसकी बात मान के मैंने अपने लिए क्या मुसीबत खड़ी कर ली है और ये चीज़ मेरे ऊपर क्या क्या मुसीबत लेकर आएगी यह मुझे मालूम नहीं था। उस बात को अभी एक हफ्ता गुजरा कि दोबारा से मेरी बहन ने मुझे कमरे में जाकर सोने को कहा। मैंने उससे बहुत बहस की थी, लेकिन आखिरकार मुझे उसकी बात माननी पड़ी। और जब 2 से 3 दफ़ा यही हुआ तो मैं भी अब बहस करना छोड़ चुकी थी और वह जब भी मुझे जगाती तो मैं खामोशी से उसके कमरे में जाकर सो जाती थी। लेकिन एक दिन मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे जीजू जाग रहे हों और उनको मालूम हुआ कि उनके बिस्तर में उनके साथ उनकी बीवी नहीं बल्कि साली है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मैं सोच रही थी कि अगर उन्होंने मुझसे सवाल कर लिया तो फिर क्या होगा। न जाने कैसे कुछ घंटे गुजर गए। मेरी बहन वापस आ गई। दूसरे दिन सुबह उसको बताया कि मुझे लगता है कि रात को जीजू जाग रहे थे और उन्हें सब कुछ मालूम है। लेकिन मेरी बहन ने इस बात से इनकार कर दिया कि उन्हें कुछ मालूम नहीं। अगर मालूम होता तो यकीनन वे तुमसे सवाल करते या मुझसे सवाल कर लेते। इसीलिए तुम बेफिक्र हो जाओ। मुझे उसकी तसल्ली से बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था। अब तो मेरा कॉलेज भी शुरू हो गया था और ये सिलसिला भी जारी रहा। मेरी बहन पहले कभी हफ्तों में जाया करती थी, अब तो तकरीबन हर 2-3 दिन बाद ही काम जारी था। मेरी बहन मुझे नहीं बताती थी कि वह कहाँ जाती है और इस सवाल को टाल देती थी। और हैरत की बात यह थी कि वह जिस दोस्त का नाम लेती थी
उस दोस्त को आज तक मैंने देखा भी नहीं था। कभी वह हमारे घर नहीं आई थी और ना ही मेरी बहन कभी दिन की रोशनी में उससे मिलने गई थी और मुझे भी कभी नहीं मिलवाया था। मेरा दिमाग खराब हो रहा था और मुझे बिल्कुल यकीन था कि वह जो कर रही है मेरे जीजू सब जानते हैं, लेकिन मेरी बहन मान नहीं रही थी और ना ही कुछ बता रही थी। मैंने सोच लिया था कि उससे पहले बात खुल जाए मुझे ही सारी हकीकत मालूम करनी होगी, इसीलिए मैंने सारी प्लानिंग करके रख ली थी। 3 दिन हो गए थे और बहन ने रात को अपने कमरे में जाने को नहीं कहा था, इसीलिए मुझे यकीन था कि आज रात को वह ज़रूर कहेगी। इसीलिए जब रात को बहन ने जगाया तो मैं बगैर कुछ कहे चुपचाप से कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। बहन ने जब देखा कि मैं लेट गई हूँ तो बेफिक्र होकर घर से निकल गई, लेकिन मैंने पहले से ही प्लानिंग करके रखी हुई थी, इसीलिए मैं फ़ौरन से बिस्तर से उठी और दबे कदमों से उसके पीछे पीछे घर से निकल गई। मुझे ये सब करते हुए डर भी लग रहा था, लेकिन मेरा दिमाग मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन मैं बस जहाँ बहन जा रही थी उसके पीछे पीछे जा रही थी। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि ये जीजू जाग गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि मुझे पहले से ही यकीन था वह सब कुछ जानते हैं। गली में बिल्कुल अंधेरा था और मैं बहन के पीछे दबे कदमों से चलती जा रही थी। सर से पांव तक मैंने काली चादर ओढ़ रखी थी और अंधेरे का ही हिस्सा मालूम हो रही थी। मैं कुछ डरपोक टाइप की थी, इसीलिए मैं डर भी रही थी, लेकिन मेरी बहन बगैर किसी डर और खौफ के आगे जा रही थी। लेकिन मुझे यूँ लगता था कि जैसे उसे एहसास हो रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वह थोड़ी देर बाद रुक के पीछे भी देख रही थी, लेकिन मैं घरों की आड़ में चल रही थी, इसीलिए शायद उसे नज़र नहीं आई थी। मैंने देखा कि मेन रोड पर मेरी बहन एक गाड़ी में बैठकर चली गई। अंधेरे की वजह से मैं गाड़ी का नंबर भी ना देख सकी और हैरत की बात यह थी कि गाड़ी की हेडलाइट वगैरह भी ऑन नहीं थी और गाड़ी भी काले रंग की थी, इसीलिए देख नहीं सकी। और हैरत की बात यह थी कि गाड़ी की हेडलाइट वगैरह भी ऑन नहीं थी और गाड़ी की काले रंग की थी, इसीलिए मुझे कुछ मालूम ना हो सका कि वह किसकी गाड़ी है और उसका नंबर क्या है, इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा। मैं खामोशी से अपनी बहन के कमरे में गई और उसकी जगह पर लेट गई। मुझे यकीन था कि मेरे जीजू जाग रहे हैं, लेकिन ना ही उन्होंने मुझसे कोई सवाल किया और ना ही मैंने कोई आवाज़ की, बल्कि खामोशी से लेट गई। तकरीबन 3 घंटे बाद मेरी बहन वापस आई और उसने मुझे खामोशी से इशारा किया और हमेशा की तरह मैं उठकर अपने कमरे में चली गई और वह अपनी जगह पर लेट गई। लेकिन मैंने सोच लिया कि आज सुबह अपनी बहन से सवाल करूंगी कि वह फिर कहाँ जाती है, और अगर उसने मुझे कुछ ना बताया तो मैं सारी बात अपने जीजू को बता दूंगी, क्योंकि मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकती थी और ना ही बनना चाहती थी। मुझे अपनी बहन पर हैरत होती थी कि वह कैसे सब कुछ करती है, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह गलत रास्ते पर चल निकली है। उसकी ऐसी कोई दोस्त नहीं है तो यकीनन वह 3 घंटे के लिए किसी लड़के के साथ जाती है। और अब मैं अपनी बहन की हरकत पर गौर कर रही थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी जीजू की तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर मेरी बहन रोज़ रंग बिरंगे कपड़े कहाँ से लेती है और मुझे भी ज़्यादा पॉकेट मनी देती है। ये सारे पैसे आखिर कहाँ से आते हैं? मैं जैसे जैसे सोचती जा रही थी, मुझे अपनी बहन की हर कहानी में झोल नज़र आ रहा था। कोई तो गलत कर रहा था, क्योंकि अगर ये बात खुल जाती तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता, साथ में बहुत ज़्यादा बदनामी भी होती। और आखिर वह ये सब क्यों कर रही है? उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि उसकी शादी शहर में हो और उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी, तो फिर वह क्यों धोखा दे रही है अपने पति को? इस किस्म के बहुत से सवाल थे, लेकिन मेरे जवाब मेरी बहन के पास थे, जो मुझे बिल्कुल जवाब नहीं देती थी। मुझे उससे हर सवाल का जवाब चाहिए था, इसीलिए मैंने दूसरे दिन सुबह कॉलेज से छुट्टी कर ली और जीजू के ऑफिस चले जाने के बाद अपनी बहन से सीधा सीधा सवाल कर ली कि वह कहाँ जाती है और किसके साथ जाती है। मैंने उससे कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वह किसी गलत रास्ते पे चल रही थी और कल रात को मैं ही उसका पीछा कर रही थी। और अब भी अगर उसने मुझे सच ना बताया
और उस सब को ना रोका तो मेरे पास आखिरी हल यही होगा कि मैं उसके पति को सब कुछ बता दूंगी। मेरी बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मैं किसी के साथ जाती हूँ तो इस सब में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ कि तुम मेरा साथ दे सको। मैं और तुम बिल्कुल एक ही जैसी हो, इसलिए अंधेरे में बिल्कुल समझ नहीं आता कि मैं कौन हूँ और तुम कौन। और तुम्हें ये सब कुछ करना ही होगा, मैं जब तक चाहती हूँ, क्योंकि अगर तुम इनकार करती रहोगी तो मेरे पास एक दूसरा रास्ता है। मैं तुम्हें गांव भेज दूँगी और पापा को भी बताऊँगी कि तुम्हारा अपने जीजू के साथ कोई चक्कर चल रहा है, इसीलिए मैंने तुम्हें वापस भेजा है। उसके बाद ना तुमको पापा आगे पढ़ने देंगे और ना ही गांव में तुम्हारी कोई इज्जत करेगा। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी, लेकिन मुझे अपनी बहन की खुद गर्जी पर अफसोस भी हो रहा था। उस वक्त तो रोते हुए वहाँ से उठ गई, लेकिन अपने कमरे में जाकर सोचने लगी ये सब क्यों कर रही है। वह तो बहुत ही अच्छी लड़की थी और उसकी सारी जवानी मेरे सामने ही गुजरी थी। उसने कभी कोई गलत रास्ता अख्तियार नहीं किया था, क्योंकि वह शहर में अकेली पढ़ने भी गई थी। उसने शहर से 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स किया था। वह अकेली थी, लेकिन कभी उसकी कोई ऐसी बात ना सुनी। तो अब आकर जब वह शादीशुदा है तो ऐसा काम क्यों कर रही है। कभी दिल कहता कि वह कुछ गलत नहीं कर रही है, लेकिन आंखों देखा भी झुटलाया नहीं जा सकता था। मैं हर तरफ से घिर चुकी थी। अगर किसी को कुछ बताती तो बेइज्जती थी, और अगर ना बताती तो मुझे अपनी बहन के इशारों पर नाचना था और उसकी कठपुतली बनकर रहना था। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इसीलिए हर रास्ता बंद हो चुका था। पढ़ाई अधूरी छोड़कर मैं गांव जाती तो भी सब सवाल करते, और अगर किसी को कुछ बताती तो बहन की धमकी सामने थी। इसीलिए मुझे खामोशी से वही काम करना था जो वह कह रही थी, क्योंकि ये सब मेरा दिल करने पर राजी नहीं था। और उधर मेरे जीजू के रंग बदलते जा रहे थे, जो मेरे लिए और ज़्यादा परेशान रहने की बात थी। वह बहन के सामने तो बिल्कुल नॉर्मल रहते, लेकिन जैसे ही मेरी बहन आगे पीछे होती तो मुझे रुमानी बातें करने लगते, जैसे वे जानते हों कि मैं रात को उनके पास सोती हूँ। ये बात मेरे लिए और ज़्यादा परेशानी की बात थी। मैं पढ़ाई छोड़कर हॉस्टल में भी नहीं रह सकती थी। मैंने सोचा कि पापा से नहीं तो जीजू से बात ज़रूर कर लूँगी, लेकिन अब उनकी रुमानी बातों की वजह से मैं उनसे भी खिंची हुई रहती थी। मेरे लिए कोई रास्ता सही नहीं था सिवाय ऊपर वाले के, और मैं पूजा करते हुए रो रो कर यही मन्नत करती थी कि वह मेरी बहन को हिदायत दे या मुझे सबसे बाहर निकालने का कोई तरकीब बता दे। एक दफ़ा मैं बहन की अलमारी से कोई चीज़ ढूंढ रही थी कि आंखों ने एक अजीब सी चीज़ देखी कि पीछे करके एक शॉपर छुपाया हुआ था, और जब मैंने वह खोल कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसमें बहुत ही ज़्यादा फिटकरी पड़ी थी। मैंने अपने ख़ानदान में दूर दूर तक कभी नहीं देखी थी, तो इसका मतलब है कि मेरा शक सही निकला। मेरी बहन गलत रास्ते पर चल निकली थी। इस तरह रात को फिटकरी लेकर जाना, इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। अपनी बहन से शायद नफरत सी महसूस हो रही थी। जीजू की गलतियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। बहन को भी नहीं बता सकती थी, जो खुद किसी गलत रास्ते पर चल रही है। वह मेरी क्या मदद करेगी। वह तो मुझे अपने पति के साथ बदनाम कर देगी। और फिर एक दिन ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और मुझे सारी हकीकत मालूम हो गई। उस दिन मैं कॉलेज से वापस आई तो हमारे घर के सामने कुछ अजीब किस्म की भीड़ थी। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। मैं भीड़ को हटाते हुए जब अंदर पहुंची तो सामने का मंजर मेरे लिए बहुत ही नाकाबिल यकीन था। सामने मेरे जीजू मरे हुए पड़े थे और मेरी बहन वहीं बैठी रो रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैंने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो मेरी बहन ने फ़ौरन मुझे पकड़कर अपने पीछे खड़ा कर दिया और कहा, बिल्कुल खामोश हो जाओ। मुझे लगा कि मेरी बहन ने अपने पति को मार दिया है ताकि वह खुलकर रंगरलिया मना सके, क्योंकि पता नहीं वह रात को किससे मिलने जाती थी। ये बात मैंने अपनी बहन से कही तो उसने मुझे खामोश रहने को कहा। मेरे जीजू को अंतिम संस्कार के लिए लेकर चले गए और फिर भीड़ हटने के बाद मैं अपनी बहन पर गुस्सा होने लगी। तुम्हें कम से कम अपने पति को नहीं मारना चाहिए था। उन्होंने क्या जुर्म किया है? अगर वह तुम्हारे रास्ते का काटा थे तो
उनसे डिवोर्स ले सकती थी, लेकिन एक बेगुनाह को ऐसे मारना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी बहन ने कहा कि वह बेगुनाह कैसे है, क्या वह तुम्हें तंग नहीं करते थे? इस बात पर मैं सर झुका कर रह गई थी। तो मेरी बहन ने कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ हकीकत क्या है। और फिर मेरी बहन ने मुझे जो हकीकत बताई मुझे हैरत ज़दा करने लगी थी। उसने बताया कि शादी से पहले मैं शहर में 3 महीने का कोर्स करने आई थी। तुम्हें याद है? मैंने कहा कि मुझे याद है। तो उस पर उसने मुझे बताया कि वह कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं था, बल्कि उसने जादू टोने सीखे थे और वह यही सीखने आई थी। उसने घर में किसी को नहीं बताया, बस सिर्फ उसकी एक दोस्त को मालूम थी। कुछ अरसे बाद उसका रिश्ता आ गया और पापा ने जिद करके उसकी शादी तय कर दी। मैं खुद भी शादी से बहुत खुश थी और शादी के 1 साल को हम बहुत अच्छे से रह रहे थे। लेकिन जब शादी के बाद उसके पति को पता चला कि वह माँ नहीं बनने वाली है, तो वह अपनी उस जादूगरनी के पास जाती थी जिससे उसने बहुत जादू सीखा था, क्योंकि उसे जादूगरनी ने मुझे फिटकरी से मसाज करने को कहा था। इसीलिए मैं अपनी दोस्त के साथ वहाँ जाती थी और फिर फिटकरी से मसाज करवाती थी जिससे मैं माँ बन जाऊँ। मैंने अपने पति को बिल्कुल नहीं बताया कि मैं माँ नहीं बन सकती। अगर मैं उन्हें बताती तो वे दूसरी शादी कर लेते और मैं अकेली रह जाती। लेकिन मैंने उन्हें किसी से बात करते हुए सुना तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसे सब पता था कि मैं माँ नहीं बन सकती थी और वह मुझको मार कर तुमसे शादी करना चाहते थे। और तुम्हें इस्तेमाल करके ये जो रात को उठकर बाहर जाती थी तो ये सारे ही अपने काम की वजह से जाती थी। इसका मतलब मैं जो सोच रही थी वैसे ही था कि उसका पति सारा कुछ जानता था और हमेशा मुझे भी लगता था कि मेरे जीजू सब जानते थे। तो वह सब सच भी था। वह हमेशा से जानते थे कि मेरी बहन कहीं चली जाती है। मसला ये था कि उसकी नीयत ख़राब हो चुकी थी। उसकी वजह से वह तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालने वाला था। वह चाहता था कि तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालकर तुमसे शादी कर लूं। और उस दिन फ़ोन पर बात भी वह मुझे मारने की कर रहा था। इस बात को वह बुनियादी बनाकर मुझे छोड़कर तुमसे शादी कर लेना चाहता था, लेकिन मैं उसके हाथ से कभी नहीं मरना चाहती थी। और मैं सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद करके इसीलिए रो रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस वक्त जो हो रहा है वह एक जुआ है। और आज तो मैं खुद उसको मार दिया, क्योंकि मैं पति को तो खो सकती हूँ लेकिन अपनी बहन के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी कि मेरी बहन क्या थी और मैं उसे क्या समझ रही थी। मैंने उससे माफ़ी मांगी, जो उसने खुले दिल से कबूल कर ली। अब हम भी उसी शहर में रहते हैं, लेकिन अब मेरे सर पर किसी जीजू की तलवार नहीं है और ना ही मुझे ये खौफ सताता है कि मेरी बहन किसी गलत रास्ते पर चलने के लिए वह मुझे इस्तेमाल कर लेगी, क्योंकि हमेशा आंखें देखा सच नहीं होता। इसीलिए हमें सोच समझकर फैसला करना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।